हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बायोलॉजी इंक्लूडिंग बोर्ड्स, दैट इज एकेडमिक्स एंड सीईटी, ये दोनों भी हम लोग कवर करेंगे। सो बिफोर वी जंप इनटू एनी बायोलॉजिकल टॉपिक, first let's quickly understand what is the spread or the distribution of the biology syllabus. So student, जब अपन बायोलॉजी के सिलेबस में 12th स्टैंडर्ड में बात करते हैं, so हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स है जो अलग अलग डोमेन्स या अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंट का, तो एनवायरमेंट के कुछ चैप्टर्स हमारे पास है, 3-4 चैप्टर जिनको ग्रुप करके एक यूनिट बना दिया गया है। सिमिलरली अगर मैं जेनेटिक्स के बारे में बात करता हूं, तो जेनेटिक्स के हमारे पास कुछ चैप्टर्स है जो बंच किए हैं। द स्टोरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट your entire syllabus in 12th standard biology is actually divided into multiple sub units। ठीक है, ये सब यूनिट्स अलग अलग चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, ये सब यूनिट्स अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। उसमें से टोटल अपने पास जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड में, दैट इज टोटल 15 चैप्टर्स एंड दीज 15 चैप्टर्स एज आई सेड इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। ओके, उसमें का एक ग्रुप which we are going to start and introduce today is what is called as reproduction, and as we all know that reproduction again in a syllabus is divided into two major parts, which covers two major topics per se. One is reproduction in plants, where we're talking about all the types of reproduction and the methods of reproduction which occurs in plant species. एंड दूसरा जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, सो द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, how the process of reproduction happens, what are the events which are associated after the main process of reproduction is complete, and so on and so forth. So the topic which we are going to introduce today is none other than the reproduction in lower and higher animals. So students, before we begin, before we jump into the chapter and understand the basics of it and everything of it, ये पहले जानना बहुत जरूरी है कि reproduction as an essential process क्यों है। Now everybody of you know that reproduction जो है हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन ensures that the species is continued। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, आई हैव अ ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म एक तो सेलुलर फॉर्म में हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है, इज नॉट अ मैटर हियर। बट अगर उस स्पीशीज को या उस सेलुलर स्ट्रक्चर को या फिर उस सेल को सर्वाइव करना है, ओके, थ्रू आउट द जनरेशन सर्वाइव करना है, तो वो खुद अकेला सेल तो ये चीज नहीं कर पाएगा, ये तो फॉर श्योर है। मतलब इफ आई वांट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, वन थिंग इज फॉर श्योर that I have to ensure that cell is coming across the generation one after the other. So मतलब हर एक जनरेशन में वो सेल हो सकता है या फिर वो टिश्यू हो सकता है या फिर वो ऑर्गेनिज्म एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो कुछ भी हो, बट उसका कंटिन्यूटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। Okay, so in this process of continuation it is very important for any kind of a cell, students, कोई भी टाइप का सेल हो, कोई भी टाइप का सेल हो, this cell has to continuously maintain the process of what is called as division. So if any cell divides, if any cell forms its own type of a cell that maintains the continuity, वो organism हर एक generation में आपको continue होता हुआ दिख सकता है। So जो reproduction का जो process है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये ब्रीफली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी आई होप आपको समझा होगा कि रिप्रोडक्शन का एग्जैक्टली मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं, कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल एंश्योर दैट ईच एंड एवरी जनरेशन हैज दैट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी इन सेलुलर फॉर्म और इट कैन बी इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बट जब मैं सेलुलर फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं, एक चीज जानना बहुत जरूरी है। हर एक सेल जो है, अभी से अगर मैं सेलुलर फॉर्म के बारे में बात करूं, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में उसके कुछ थोड़े से ना बाय पार्ट्स पढ़े हुए हैं। से फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट अमीबा। ओके, अमीबा तुमको पता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। वही अगर मैं बात कर रहा हूं ह्यूमंस के बारे में, अभी ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ग्रेट ग्रैंड स्ट्रक्चर्स। सो नाउ भले ही वो ह्यूमंस हो या भले ही वो अमीबा हो, है तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म, बट उनका स्केल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी काफी अलग है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं अमीबा का, तो सिंगल सेल है। बिकॉज वो सिंगल सेल है, प्रोसेसेस उसके अंदर जो हो रहे हैं वो काफी सिंपल है, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंडली व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो ह्यूमंस बिकॉज ऑर्गेनिज्म एज अ होल काफी कॉम्प्लेक्स है, तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स।
सो जब मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता हूं, रिप्रोडक्शन को ब्रीफली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो एक सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, ओके, एंड सेकेंड पार्ट जो रिप्रोडक्शन का है, इट कैन बी अ मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ इट। ना हाउ डू आई रियली टॉक अबाउट इट? सिंपल और कॉम्प्लेक्स को मैं किस तरीके से बात कर सकता हूं, अभी आप अगर समझेंगे, simple form of reproduction is not involving any kind of external factors. The cell itself is more capable to divide by its own, and secondly it is not also possible to exchange different kind of changes या फिर कोई चेंजेस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर उस ऑर्गेनिज्म को मिल सकते हैं, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी आपको यहां पे दिखता नहीं है। तो सिंपल रिप्रोडक्शन एक टाइप का ऐसा रिप्रोडक्शन है जो हम हमारे सिलेबस में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज व्हाट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो इट इज मोर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now what is asexual reproduction? ये समझने से पहले थोड़ा सा अपन इसके ऊपर भी हाईलाइट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। Now complex reproduction is where you have certain external influences, where you can have different kind of changes। कोई टाइप का ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो अपने कैरेक्टर्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर कर सकता है सेल्यूलर लेवल पे। तो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे अलग अलग सेल्यूलर फॉर्म में मिक्स and combine होते हैं to form a new species or a new cell, which is not a possibility when I talk about asexual reproduction. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। asexual reproduction में ये मिक्सिंग का पॉसिबिलिटी या फिर रिकॉम्बिनेशन का पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है। बट when we talk about the other type of reproduction which is complex form, इसको we study and understand in the form of what is called as sexual reproduction. Okay, sexual reproduction. Now you must have understood कि हम लोग ये दो टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं, एक सिंपल फॉर्म के बारे में और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बारे में। हम लोगों ने सिंपल फॉर्म को सेक्सुअल के फॉर्म में समझ लिया, कॉम्प्लेक्स को अपन ने सेक्सुअल के फॉर्म में समझ लिया। अभी एग्जैक्टली जानना ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अलग अलग चीजें हैं, क्या स्पेशलिटीज है, या क्या उनके खास डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है जो उन दोनों को अलग कर रही है। ओके, तो ये समझने के लिए जरा अपन थोड़ा सा बैक ट्रैक जाते हैं। मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं, सी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज सेम। ठीक है, दैट यू वांट टू कंटिन्यू द स्पीशीज, ओके, सर्वाइवल होना चाहिए, स्पीशीज का कंटिन्यूटी होना चाहिए, दिस इज व्हाट इट इज। बट व्हेन आई टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता हूं, यहां पे ना गैमेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, यहां पे गैमेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तुम पूछोगे गैमेट्स मतलब क्या होता है? गैमेट्स एक ऐसे टाइप के सेल है बच्चों जो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में बहुत एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। दो सेल्स व्हिच आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर नथिंग बट द गैमेट्स। In that case, when I talk about asexual reproduction, you have no gametes. Okay, फिलहाल के लिए आप इतना जान लेते हैं। दूसरा मुद्दा ये, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा? फिर सेक्सुअल इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने बताया। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज एक्चुअली इन्वॉल्विंग द गैमेट्स। इसके अंदर आपको गैमेट्स दिखते हैं, इसके अंदर गैमेट्स दिखते हैं। सर गैमेट्स क्यों जरूरी है? सी अंडरस्टैंड, लुक एट योरसेल्फ। ओके, तुम खुद को अगर देखोगे, आप आपके पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल हो क्या? क्वेश्चन नंबर 1। Now you must have answered that in your own mind कि no, the answer is no, that you don't look identical to your parents। बोलने का मतलब क्या है कि आप में कुछ तो डिफरेंसेस आए। हाँ, डेफिनेटली यू आर शेयरिंग सर्टन कैरेक्टर्स, इजंट इट? आप कुछ तो पैटर्न्स शेयर कर रहे हो, आप कुछ कॉमन लाइंस शेयर कर रहे हो, बट आर यू आइडेंटिकल टू ईच अदर? द आंसर इज नो, आइडेंटिकल नहीं हो। मतलब कुछ तो डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, और डिफरेंस वो हुआ तो क्यों हुआ? बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गैमेट्स तब बनते हैं जब आपके पास पेरेंट्स होंगे। ओके, यू हैव पेरेंट्स अगर है, there will be different gametes will fuse together to give something different which will be little bit different from the parent। it will not be identical। वो सिमिलर तो नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल, सिमिलर आइडेंटिकल वो नहीं रहेंगे, कुछ तो डिफरेंसेस वहां पे होने वाले हैं। और वो जो चेंजेस आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो चेंजेस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पेरेंट दिखते हैं, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, एंड सेकेंडली बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स देयर विल बी गैमेट्स, एंड गैमेट्स रहेंगे तो आगे चल के डिफरेंसेस या चेंजेस आपको आने वाले जनरेशन में दिख सकते हैं।
आई होप मैं ये समझा पा रहा हूं आपको। यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये कोई भी मैकेनिज्म नहीं दिखता, गैमेट्स ही नहीं है तो पेरेंट्स का तो सवाल ही नहीं आता कि पेरेंट्स डिफरेंट रहेंगे, अलग कोई कॉम्बिनेशन होगा या मिक्स एंड मैच कुछ पॉसिबिलिटीज रहेंगे, ऐसा कोई भी बात यहाँ पे नहीं आता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो यस, इट इज इन्वॉल्व, पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, द पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेटिक फॉर्मेशन इज देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज गैमेट्स है ना, बच्चों, गैमेट्स की वजह से ऐसा भी है कि देयर विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। शायद एक किन किन बच्चों ने सुना होगा, किन किन बच्चों ने नहीं सुना होगा, बट वेरिएशंस मतलब सिंपल इंग्लिश में बात करो तो वेरिएशन मतलब कुछ तो चेंज, बराबर, वैरायटी मतलब कुछ तो चेंज आया है, कुछ तो डिफरेंसेस आपको दिखे हुए हैं, वो डिफरेंसेस को, वो चेंजेस को आप बोलते हो वेरिएशन, जो सिर्फ और सिर्फ आपको किस में दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिख सकते हैं। देखो ना, असेक्सुअल में तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, उसके ऊपर तो बात करने का भी मतलब नहीं, बिकॉज वेरिएशंस तब कब क्रिएट होंगे, अभी तुम थोड़ा बैक ट्रैक करो, वेरिएशंस कब क्रिएट होते हैं, जब गैमेट्स है, जब पेरेंट्स है, अलग कैरेक्टर्स मिक्स होंगे तो जाके चेंजेस आएंगे ना। कैरेक्टर्स अगर मिक्स ही नहीं हो रहे, मैच ही नहीं हो रहे, कंबाइन ही नहीं हो रहे, तो फिर सेंस क्या है वेरिएशंस का। सो देयरफॉर वेरिएशंस आर ओनली सीन इन दोज ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, इतना समझ लेना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आपको दिखने का कोई लॉजिक और कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां तक आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। अभी ये जो चैप्टर है जो अपन ने स्टार्ट किया, इसका ये इंट्रोडक्शन रहा, जो अभी मैंने बात किया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हाउ द मेथड इज फॉलोड। इन दिस चैप्टर हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम लोग 2 ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे। सेकेंड, हम लोग फिर जो बड़ा चंक है चैप्टर का, दैट विल बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ओके, सो पहले लोअर एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। लोअर एनिमल्स में आई होप आपका बेसिक्स क्लियर है, वो बेसिक जरा आप दिमाग में रख के फिर अपन प्रोसीड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, फटक से मन में रिकलेक्ट कर लो कि मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बोला था, और उसको लेकर आप चाहिए तो वीडियो पॉज कर ले यहाँ पे, और फिर आगे चल के अपन ये समझने का कोशिश करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली काम करता कैसे है। ओके, वी हैव इन आवर टेक्स्ट बुक, वी हैव 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये 2 ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली ऐसे टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाते हैं जो कंप्लीटली असेक्सुअल रहेगा, जहां पे कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, कोई वेरिएशंस आपको नहीं दिख रहा है। सो वो 2 ऑर्गेनिजम्स कौन से, पहले क्विकली अपन ये बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एज आई डिस्कस्ड, इट इज asexual reproduction. Now I am not going to mention it again, बट बिकॉज आपने क्विकली, मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है, प्रोसेस क्या है। तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप का हम लोग 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं। ओके, एक प्रोसेस जो एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड एज जेम्यूल फॉर्मेशन। ओके, एक मेथड है विच इज कॉल्ड एज जेम्यूल फॉर्मेशन, जो स्पेसिफिकली आपको बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में दिख सकता है, एंड द नेम दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग्स टू फॉलो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली स्पॉन्जेस। ओके, विच आर, और एक आप इसको नाम दे सकते हो विच इज कॉल्ड स्पॉन्जिला, वही है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो काइंड ऑफ असेक्सुअल है। सो अभी मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ अ जेम्यूल लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट? सी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एक बात समझना, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आपके पास है जिनके पास कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है ना, तो फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, वो नो कंटिन्यूटी स्पीशीज का फिर नए ऑर्गेनिज्म बना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी बनता कब है? जब आपके पास कंडीशंस फेवरेबल है। नाउ यू विल आस्क, सर व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय फेवरेबल कंडीशंस? फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसे कंडीशंस जो उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए बहुत सूट करेंगे, जो बहुत बेस्ट सर्व करेंगे, ऐसे टाइप के कंडीशंस को आप फेवरेबल बोलते हो। लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास हर बार ये लग्जरी होगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। So there can be a possibility wherein there cannot be certain kind of favorable conditions. In that case, these lower organisms have better adapted to follow certain mechanisms. One of the mechanism which they can follow if the conditions are not favorable. अगर conditions favorable नहीं है तो फिर वो organism जो है वो एक टाइप का structure बना सकता है which is called as the archaeocyte, as I mentioned here. Archaeocytes and then followed by a special type of a cellular structure which is called as amoebocyte. ओके, इनका फंक्शन क्या रहेगा?
जब भी फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होंगे, पे अटेंशन टू द स्टूडेंट्स, जब भी फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होंगे तब जाके ये फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. सो ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब आपके पास फेवरेबल कंडीशंस होंगे, फेवरेबल कंडीशंस होने के बाद ही प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विल हैपन. इफ देयर आर नो फेवरेबल कंडीशंस, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. Such kind of reproduction where you have that favorable and unfavorable wala concept, and wherein these organisms which involves no certain kind of complexity are, one of the example is sponge or spongilla, in which the reproduction method of reproduction is through gemule formation. And the second, जो I think आपने अपने lower classes में भी इनफैक्ट ये भी देखा होगा, but maybe may not be, but आपने for sure ये वाला चीज तो देखा हुआ है. बिफोर आई आंसर व्हाट इट इज, जरा मन में रिकलेक्ट करने का कोशिश करो. गो टू लोअर स्टैंडर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट डायग्राम इट इज एग्जैक्टली. आर यू एबल टू रिकलेक्ट? सोचो. ये एक ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो एक स्पेशल टाइप का बडिंग करता है, स्पेशल टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिस कॉल्ड एज बडिंग. मैंने आंसर बोल दिया, सॉरी. तो बडिंग एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है विच इज शोन बाय वेरी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, विच इज कॉल्ड एज हाइड्रा. सुना रहेगा आपने 10th स्टैंडर्ड में, आपको ये था रिप्रोडक्शन विथ बडिंग. ना व्हाट एग्जैक्टली इज बड? सी अंडरस्टैंड. ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो, इट्स अ पेरेंट हाइड्रा, इट्स अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म. पेरेंट ऑर्गेनिज्म से छोटा सा आउटग्रोथ आता है. ओके, आउटग्रोथ आता है. सो देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ. सर आउटग्रोथ का मतलब क्या? थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्शन, देखो रेड कलर में उन्होंने थोड़ा प्रोजेक्शन बाहर डेवलप हो रहा है. आफ्टर सर्टन कंडीशंस एंड फेवरेबल कंडीशंस आर अचीव्ड, कि अभी ये मैच्योर होने जैसे, तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. द ग्रोथ ऑफ दैट आउटग्रोथ इंक्रीजेस. एक बार वो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. सो पेरेंट हाइड्रा जो रहेगा, पेरेंट हाइड्रा, बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, जो पेरेंट हाइड्रा रहेगा, ये पेरेंट हाइड्रा, once the growth is fully developed, the growth is fully occurred, it is going to form what is called as a daughter hydra. बराबर है, डॉटर हाइड्रा. एक बार डॉटर हाइड्रा बन गया, देखो जरा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस एंड आल्सो आफ्टर फर्दर ग्रोथ, धीरे ग्रोथ होगा, इधर धीरे ग्रोथ होगा. एक बार ग्रोथ इज कंप्लीट, लास्ट वाला डायग्राम देखेंगे, दैट बर्ड, दैट आउटग्रोथ कट्स ऑफ. कट्स ऑफ मतलब वो निकल जाएगा वहां से. सो निकलने के बाद देखो, कैन यू सी द स्मॉल डॉटर हाइड्रा? दिस इज नथिंग बट द डॉटर हाइड्रा. सो दिस हाइड्रा जो डॉटर के फॉर्म में है, वो फिर फर्दर इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है. सो इनिशियल जो डेवलपमेंट आपको दिखा, वो डेवलपमेंट जो है वो उसके पेरेंट पे है. फिर वो पेरेंट से फर्दर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट जो भी है एक्वायर करेगा, एक सुटेबल ग्रोथ अचीव करेगा. ग्रोथ होने के बाद इंडिपेंडेंटली बाद में ग्रोथ दिखाना चालू करेगा. सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन वेर इन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर और आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट बडिंग. यहां पे मैंने कहीं पे भी पेरेंट्स का फ्यूजन का, गैमेट का, जहां पे देयर इज फ्यूजन, देयर इज सम मिक्स एंड मैच, कॉम्बिनेशन, वैरायटी, वेरिएशन, इस तरीके से कोई भी बात नहीं किया है. सो इधर क्या हो रहा है? जैसे था वैसे. जब जैसे था वैसे कंडीशन आता है स्टूडेंट्स, जब जैसे था वैसे कंडीशन आता है, उस केस में आप क्या बोलते हो? जनरली आप देखोगे तो जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं ना, जो भी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे, उनके जो बच्चे होंगे, बच्चे भी नहीं बोल सकते, उन्होंने जो ऑफस्प्रिंग, जो प्रोजेनी जो होगा, दैट विल बी नथिंग बट क्लोन्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्लोन्स का मतलब क्या है? जैसा था वैसा, कुछ चेंजेस नहीं आया है. वो ऑर्गेनिज्म जैसा था, वो ऑर्गेनिज्म फर्दर वाला जो उसका बेबी रहेगा, वो भी वैसा का वैसा है. सो इस प्रोसेस को जो अभी मैंने मेंशन किया है इज नथिंग बट द asexual reproduction. Are you understanding this? और asexual reproduction अपने को तो इतना ही पढ़ना है इस सिलेबस में, इस चैप्टर में. और मोर चैप्टर जो हमारा है, दैट इज मोर फोकस्ड ऑन नथिंग बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जैक्टली जानने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी क्या है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे जाने से पहले ये समझ लेते हैं फटाक से अपन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो कैन आई से पेरेंट्स इन्वॉल्व है?
पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, बिकॉज देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट, डेफिनेटली क्या होने वाला है, देर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन मतलब क्या, मिक्स, दो गैमेट्स मिक्स करेंगे, दो गैमेट्स एक साथ आएंगे। जब दो गैमेट्स एक साथ आने वाले हैं तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ वेरिएशंस, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। सो मतलब जब फ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जब फ्यूजन होता है सो देयर विल बी क्रिएशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। गुड, वेरिएशंस। थोड़ा गैमेट के बारे में बात कर लेते हैं, गैमेट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अभी देखो, अगर सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें ना, तो हमारे पास दो गैमेट्स हैं, मेनली दो टाइप के गैमेट्स अपन बात करते हैं। एक गैमेट कौन सा है, देख लो फटाक से, चलो I'll take this, okay? One is what is called as a male gamete, okay? Male gamete. दूसरा, करेक्ट, बराबर है, फीमेल गैमेट, ठीक है। अभी एक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक अपन बात कर लेते हैं, मतलब से फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, बिकॉज चैप्टर ज्यादा ह्यूमन फोकस्ड है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है ये, तो अपन जरा अभी फोकस्ड बात करेंगे। जो मेल गैमेट रहेगा, मेल गैमेट, वो जो मेल गैमेट रहेगा, मेल गैमेट का एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस वुड बी स्पर्म। सुना है 10th स्टैंडर्ड, लोअर क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसके बारे में। फीमेल गैमेट्स में देयर विल बी ओवरी, नहीं ओवम, ओवम। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ओवरी इज अ ऑर्गन, okay? Ovum is a product of that organ, which is the cell. So ovum is a cell, sperm is a cell, and these cells are nothing but the gametes, okay? Now how are you forming organism out of this? Simple logic, the concept of fertilization आपने पढ़ा है ऑलरेडी को। फर्टिलाइजेशन में सर एग्जैक्टली होता क्या, चलो वो भी बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फर्टिलाइजेशन में क्या किया मैंने, आई हैव स्पर्म, ओके, आई हैव स्पर्म विच इज क्रॉस्ड विथ नथिंग बट द ओवम। ये दोनों का फ्यूजन को आप क्या बोलते हो, बोलो बोलो, याद करो, इन दोनों के फ्यूजन को क्या बोलोगे, यस, वेरी गुड, इट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, याद करो, नेक्स्ट स्टेप क्या, सारा बेसिक रिवीजन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज कॉल्ड एज जाइगोट, यस, वेरी गुड, जाइगोट। अभी मेरे को एक बात बताओ, जाइगोट जो रहेगा उसके पास मेल गैमेट के भी कैरेक्टर्स है, फीमेल गैमेट के भी कैरेक्टर्स है। तो यू हैव मेल गैमेट के कैरेक्टर्स, यू ऑल्सो हैव फीमेल गैमेट के कैरेक्टर्स इन वन सेल, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक सेल के अंदर दोनों का कैरेक्टर्स मिक्स एंड मैच हो रहा है, सो जाके अपने को वेरिएशन आता है। सो जाइगोट जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन विच विल आफ्टर फर्दर डेवलपमेंट इज गोइंग टू शो व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस, इजंट इट? एंड ये आपको पता होगा 11th स्टैंडर्ड के बेसिक से कि स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड है, इट हैज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओम जो है अगेन इज हैप्लॉइड बिकॉज इट हैज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोट ऑन अदर हैंड इज डिप्लॉइड, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस, तो दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिक्स करेंगे टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड जाइगोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसी बेसिस को लेकर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यू हैव what we have to understand is human reproductive system। समझ में आ रहा है बच्चों? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या भाई, दो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना अलग से। वन, व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक आप ये पढ़ेंगे, एंड सेकेंड आप पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ये दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन वेरी ग्रेट डिटेल्स, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा। सो अपने को क्या पढ़ना है, दोनों सिस्टम्स पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। MRS which is male reproductive system and the FRS, ये दोनों के दोनों सिस्टम्स के कुछ प्राइमरी ऑर्गन। सी अंडरस्टैंड, एक बात समझो आप पहले, ह्यूमन बॉडी के पास हर एक फंक्शन करने के लिए मेरे पास अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स है, और वो बहुत सारे ऑर्गन्स ना एक साथ कंबाइन होकर ना सिस्टम बनाते हैं। मैं अगर बोलूँ तुमको 11th में तुम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेशन वाला चैप्टर, डाइजेशन में क्या एक ही ऑर्गन है क्या? नहीं ना, डाइजेशन बहुत सारे ऑर्गन है, वो लिवर है, वो स्टमक है, वो इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ आते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं। और जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहा हूँ या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहा हूँ, उस वक्त पे आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it has what is called as the primary reproducing organ or called as primary sexual organ,
Okay, primary sexual organ. Same it will be in case of FRS also. FRS के केस में भी क्या रहेगा? FRS के केस में you will have what is called as primary sexual organ. चलो आप मुझे बता सकते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल के केस में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? कुछ पता है? डेफिनेटली अगर आपको याद आ रहा है और अगर आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मन में ये सोचा है। अगर कुछ और सोचा है तो ये सोच लो, ठीक है। और FRS जो है, FRS विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स नथिंग बट द ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी ये दोनों मेजर ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स में सिस्टम के बारे में नहीं बात कर रहा, ये दोनों ऑर्गन्स है जिसको लेकर एवरी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द सिस्टम इज डेवलप्ड। हर एक सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट वाइज है, it can be any kind of cell related to this topic, it can be any kind of tissue, any kind of function, all of these things are revolving around either testis in case of males or over in case of females। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी अपन अगर स्पेसिफिकली थोड़ा सा दोनों के बारे में अगर अपन बात करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, बट एक चीज समझ लेना आपको यहाँ पे कि अगर मैं बात कर रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ओके, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में बात करूंगा तो सबसे प्राइमरी ऑर्गन कौन सा? जैसे मैंने बताया टेस्टिस। टेस्टिस सर ऐसा खास बात क्या कर रहा? टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नथिंग बट स्पर्म, बराबर। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म एज यू नो इज अ गैमेट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो टेस्टिस के अंदर हो रहा है। सेकेंड, ऑन अदर हैंड, टेस्टिस ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग और प्रोविजन ऑफ secondary sexual characters. Now you will ask what are secondary sexual characters? वो समझने से पहले आप ये जान लो कि एक मेल तब होता है जब उसके पास certain sets of hormones है, one of which is produced by testis। जो टेस्टिस बना रहा है, सुनो, जो टेस्टिस बना रहा है, that hormone is nothing but, yes, correct, testosterone। So testosterone is a male sexual hormone which is responsible to give secondary sexual characters in males. Now let's discuss secondary sexual characters। क्या हो सकता है? चलो तुम दो चार सोचो जरा, क्या हो सकता है बताओ। इधर एग्जांपल बात कर ले, क्या हो सकता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैन बी वॉइस चेंजेस, बराबर। लो पिच वॉइस आता है, लो पिच वॉइस, बोल्ड आवाज आता है, बोल्ड आवाज, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। देन डेवलपमेंट ऑफ, यस करेक्ट, बियर्ड, फिर आ सकता है मुस्टैश। देन एट द सेम टाइम देयर कैन बी डेवलपमेंट ऑफ मस्क्युलैरिटी। मस्क्युलैरिटी म्हणजे काय? मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ मसल मास पुट ऑन कर सकता है मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट मेन 2-3 मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया। हालांकि अपने को सब अलग अलग पढ़ने हैं बाद में, बट अभी फिलहाल के लिए ओवरव्यू के लिए ये ले लेते हैं। दूसरा फिर इसके बारे में बताइए, फीमेल्स के बारे में। अभी ये मेल के बारे में थोड़ा बात किया, ठीक है। अभी जरा थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या समझेंगे आप? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वुड बी, सॉरी, हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वुड बी ओवरी। यस, आउटस्टैंडिंग, ओवरी है। ओवरी का फंक्शन सर, ओवरी का फंक्शन बताइए। फॉर्मेशन ऑफ ओवरी, नो, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ओवम। ओवम को आप एक्सेल भी बोलो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बोलने का मतलब क्या है कि ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज ओवम। Ovum is a female gamete responsible for the process of fertilization or fusion, बराबर है क्या? So ये जो फ्यूजन या जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है in case of females is carried out by a cell which is called as ovum produced by good ovary। करते समझ रहा है? अभी अगर ये एक फंक्शन है तो दूसरा भी भाई साहब एक फंक्शन है। बताइए फटाक से, क्या हो सकता है ये? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहला हार्मोन कौन सा, जरा बता सकते हैं? अभी अगर मैंने ये बताया तुम वो बताओ, चलो कौन सा हार्मोन रहेगा यहाँ पे?
जिन्होंने गैस मारा है वो शायद सही है. इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन. वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या फीचर्स देगा ये? चलो बताओ. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? एग्जाम्पल बोलो. सबसे पहला, development of what is called as menstrual cycle. See, menstrual cycle is under the influence of these sexual hormones. You don't have menstrual cycle right from the beginning. Okay, so मतलब menstrual cycle के development में, I mean उसके जो इसका जो influence है, that is governed by that hormone. So therefore it is a very important feature of a female reproductive system. So you have menstrual cycle, then you have voice changes. High pitched voice आता है, high pitched voice आता है. ठीक है. देर इज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मैमरी ग्लैंड. बराबर ना. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द बेबी. तो मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो सकता है. देयर कैन बी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, विच इज ब्रॉडनिंग, बिकॉज ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट है. वो ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स. अपना जो पेल्विक गर्डल होता है ना, पेल्विक गर्डल, वो पेल्विक गर्डल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सेक्सुअल हार्मोन्स इन फीमेल्स कैन वाइडन. व्हाई? सोचो क्यों. इधर ये वीडियो 2 सेकंड के लिए पॉज करो, सोचो कि ऐसा क्यों. बिकॉज females has to deliver the baby. Okay, so normal vaginal delivery occurs through that region or the pelvic region. So due to influence of that hormone, आपको ये बहुत जरूरी पड़ जाता है कि ये हार्मोन ये भी एक फंक्शन कर सके. तो स्टूडेंट देखो जरा, इंट्रोडक्शन देखो, समझ में आ रहा है क्या तुमको कि मैंने गैमेट्स के बारे में बात किया, मैंने 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात किया, ओवरव्यू लिया है, अपने को डिटेल में जाना है. सो मेल के बारे में बात किया और फीमेल के बारे में बात किया. करेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्विकली व्हाट इज कॉल्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अभी थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अभी ये बच्चों डिटेल में जाने वाला है, ये डिटेल में जाने वाला है. मैं चाहूंगा कि आप आपके साथ टेक्स्ट बुक या फिर आपका खुद का नोट्स या आप जो भी कुछ बना रहे हैं वो आपके साथ रहे. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द टॉपिक और द ब्रैकेट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट्स है वो समझ लेते हैं. क्या क्या कंपोनेंट है मेरे पास? सबसे पहला अभी तो बताया मैं, हाँ बराबर, टेस्टिस विच कैन बिहेव एज अ सेक्सुअल ऑर्गन. ओके, ये एक है. फिर अभी तुमको बता रहा हूं, टेस्टिस के बाद देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द एक्सेसरी डक्ट्स. ओके, क्या है थोड़ी देर में बात करेंगे. एक्सेसरी डक्ट्स. टेस्टिस in other words can also be called as gonads or gonad. Gonad is like a testis. Okay, so in males gonad is testis. So it can be a sexual organ. It is a sexual organ. Then you have accessory ducts. सबसे पहले अपन अगर किसी का बात करेंगे तो that is what is called as the testis. Okay, चलो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करें. अभी तुम्हारे सामने लेफ्ट साइड में देखो डायग्राम है, लेफ्ट साइड में देखो डायग्राम है. वो जो डायग्राम है, दिस इज एक्चुअली द LS ऑफ टेस्टिस. व्हाट इज LS? देखो बायो में अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो तो आप उसकी जनरली 2 सेक्शन लेते हो. एक LS है, दूसरा TS है. LS म्हणजे काय? LS इज व्हेन यू कट दैट ऑर्गन और व्हाट एवर टिश्यू इट इज इन लेंथ वाइज, तो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. और दूसरा होता है TS. TS का अर्थ है, TS का मतलब क्या है? यू टेक दैट ऑर्गन एंड कट इट अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ द TS, द ट्रांसवर्स सेक्शन. सो यहाँ पे मैंने क्या किया? I've took the testis and I've cut it into the longitudinal section which is LS of the testis. तो ये जो testis आपके सामने, that is the LS of the testis. Okay, now what is the location of the testis, students? चलो, the location of the testis is in the lower abdominal cavity. बराबर है, lower abdominal cavity, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, एंड इट इज एक्सटेंडेड आउटसाइड. म्हणजे काय मतलब? क्या इसका मतलब ये है कि इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन कैविटी के बाहर. ओके, एब्डोमेन कैविटी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट है. नाउ ये जो टेस्टिस प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट सैक इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. स्क्रोटम, ठीक है. स्क्रोटम जो होता है ना, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ योर एब्डोमिनल स्किन ओनली, बट उसके अंदर हमारे टेस्टिस, जो मेल्स के पास जो टेस्टिस होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है. डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ. याद रखना प्लीज, ठीक है. 4 to 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ इसका डायमेंशन हो सकता है. स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है. बट डेवलपमेंट जब होता है, सी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब बच्चा जो है, जो बेबी होगा, जो मम्मी के पेट में होता है, तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर बेबी असाइंड जेंडर
मेल है उसका, जो मेल, अगर वो बच्चा मेल होने वाला है, सो डेफिनेटली मुझे टेस्टिस का डेवलपमेंट चाहिए। तो टेस्टिस का उस वक्त पे जब डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं, तो उस वक्त पे टेस्टिस आर नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी नहीं, तो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ओके, इनसाइड द बॉडी आफ्टर 7 और 8 मंथ्स। ओके, जब बच्चा 7वें या 8वें महीने तक जाता है प्रेगनेंसी में मम्मी के, सो उस वक्त पे 7th या 8th मंथ पे, दैट इज एट द मिड ऑफ द जेस्टेशन, मिड ऑफ द जेस्टेशन। ओके, जेस्टेशन के दौरान, जेस्टेशन के मिडल में ये जो टेस्टिस रहता है ना, टेस्टिस ये डिसेंड कर जाते हैं। डिसेंड का मतलब क्या है? डिसेंड का मतलब जो बॉडी के अंदर थे टेस्टिस, वो बॉडी के बाहर फिसल जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेंट। That descent occurs with the help of a canal or a duct or a pipe, and that structure or that duct is nothing but the inguinal canal. Okay, क्या बोला मैंने? इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल टेस्टिस का वो पैसेज है जहां से अराउंड 7 और 8 मंथ्स के दौरान जेस्टेशन के टेस्टिस जो है वो डिसेंड हो जाता है, वो बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर चले। मुद्दा देखो समझ में आ रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है? तो इंग्वाइनल कैनाल का बात कर लें। व्हेन आई टेक द सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, मेरे पास क्या क्या विजिबिलिटी है पार्ट्स का, देखिए जरा। नाउ द वेरी फर्स्ट रीजन व्हाट यू सी हियर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। जो एक पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज द लेयर्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के लेयर्स के बारे में बात करेंगे। अब टेस्टिस के लेयर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला लेयर, आप अगर यहाँ पे लिखा है मैंने, लेयर्स ऑफ द टेस्टिस, वी नोटिस द वेरी फर्स्ट इज द वेजिनालिस, द आउटर, देन यू हैव एल्बुजिनिया, एंड देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द वैक्यूलोसा। ऐसे 3 लेयर्स है टेस्टिस को कवर किए हुए। ठीक है, तो कवरिंग है, फिर देन यू हैव द एल्बुजिनिया, एंड देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ वैक्यूलोसा। ऐसे 3 अलग अलग लेयर बना के पूरा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं बच्चों? अगर बाई चांस कहीं पे डाउट है तो थोड़ा रिवाइंड कर लो, एक बार बेसिक्स वाले पॉइंट्स क्लियर कर लो और फिर वापस आगे आ जाओ। सो अपन ने क्या किया, टेस्टिस के लेयर्स का बारे में बात किया है। टेस्टिस के लेयर्स के साथ साथ जब मैं टेस्टिस के लेयर्स के अंदर और अंदर आ जाता हूं तो मुझे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सी अंडरस्टैंड, पहले मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं वो जरा देखिए। देयर इज दिस येलो स्ट्रक्चर, देखो वायर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वायर जैसा स्ट्रक्चर। दैट वायर जैसा स्ट्रक्चर टेस्टिस, अगर आप टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा देखो, एक्सक्यूज मी, टेस्टिस के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखो तो यू विल नोटिस दैट दीज वायर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दे आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ऐसा क्या खास बात है? व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास या उसी की उधर ही तो स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। तो स्पर्म का जो डेवलपमेंट है, जो स्पर्म का, सी स्पर्म्स आर नॉट रेडीमेड, okay, they're not present, so you have to make them under certain influence of certain groups of hormones। कुछ स्पेसिफिक हॉर्मोन्स रहेंगे जो उनके ऊपर एक्ट करेंगे, जो अपन बात करेंगे, तो वो सारे हॉर्मोन्स रहेंगे जिसके थ्रू, जिसके इन्फ्लुएंस में स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो जहां पे लोकेशन है ना, जहां पे थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो हियर यू कैन सी दैट येलोइश रीजन इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ दीस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिख रहा हूं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, देखो आगे जाके ना एक जंक्शन पे मर्ज कर रहे हैं। कैन यू सी दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर? यस स्टूडेंट्स, ये जो बच्चों ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको अपन बोलते हैं, देखो रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है वो आगे चल के भाई साहब रेटिटेस्टिस को मिल जा रहा है, देखो। सो मतलब एक टाइप का कन्वर्जिंग है ना, वो कन्वर्ज मतलब क्या, बहुत सारे इधर से एक आया, एक इधर से आया, एक इधर से, ऐसा मिल मिल के कन्वर्ज होके एक स्ट्रक्चर बना रहे। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ओके, रेटिटेस्टिस के बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो कैन यू सी दिस वायर लाइक स्ट्रक्चर्स? कैन यू सी दिस पार्ट एंटायर? ओके, ये वाला समझ में आ रहा है कि दिस इज नथिंग बट द वासा इफरेंशिया। ठीक है, यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज वासा इफरेंशिया। ओके, वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया के बाद फर्दर देखो व्हाइट कलर का ट्रैक, कैन यू सी दिस? देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द एपिडिडाइमस और एपिडिडिमिस। सो यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एपिडिडिमिस, और कोई लोग इसको एपिडाइडाइमस बोलते हैं, विच इज फाइन ऑल्सो। सो एपिडिडाइमस है। देन एपिडिडाइमस के बाद देखिए जरा, एपिडिडाइमस के बाद वो वायर जैसा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड एज द वास डेफरेंस।
वास डिफरेंस। सर अभी ये ट्यूब्स क्या है डक्ट्स के, इसको अपन अलग से यूनिट में कवर करेंगे। अभी जस्ट मैं जब एलएस लेता हूं ना, तो मेरे को क्या क्या दिख रहा है मैं वो आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई मुझे सबसे पहला टेस्टिस को मैंने एलएस में लिया, तो मुझे सबसे पहला दिखेगा वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद मुझे रेटिटेस्टिस दिख रहा है, रेटिटेस्टिस के बाद वासा इफरेंशिया दिख रहा है, वासा इफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस दिख रहा है, एपिडिडाइमस के बाद मुझे दिख रहा है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के आगे क्या है, क्या सो ऑन एंड सो फोर्थ इज अ ग्रेटर डिटेल एंड टॉपिक टू टॉक अबाउट एंड व्हिच विल बी डिस्कसिंग इन आवर अपकमिंग मॉड्यूल्स। तो फिलहाल के लिए अपन ने ये बात कर लिया कि एलएस में मेरे को ये रीजन्स कुछ विजिबल हुए। अभी अगर मैंने देखो पहला वाला जो डायग्राम मैंने बात किया दैट वाज एलएस, ठीक है। अतः अभी ना मेरे को क्या करना था, टीएस लेना, टीएस। सो मैंने टेका टीएस, अभी बताया था टीएस, याद करो, मैं नहीं बता रहा वापस क्या किया था टीएस में। हाँ बराबर, मैंने क्या किया, ब्रेड पे उसको ऐसा ऐसा नो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कट कर दिया। हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद मेरे को सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर व्हेन आई ऑब्जर्व, व्हेन आई लुक एट द सेक्शन ऑफ द टीएस of the testis, so the TS of the testis is going to show me different regions। उसमें से जो इंटरेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जिधर आपको ध्यान देना है, is a circular structure। The circular structure, the white color structure is nothing but the basement membrane, okay, basement membrane। और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को लेकर आजू बाजू में यू हैव अ राउंड राउंड स्ट्रक्चर। देखो जरा राउंड राउंड दिख रहा है क्या, राउंड राउंड गोल गोल गोल, ये उनको क्या बोलेंगे अपन, these are nothing but the seminiferous tubules, okay, उनको आप बोलते हो seminiferous tubules। seminiferous are circular structures and then बीच में can you see red वाला part, I'll tell you the function, ठीक है। red वाला part is nothing but the Sertoli cells, इसको अपन बोलते हैं Sertoli cells, okay, Sertoli cells। Sertoli cells are also called as the nurse cells। nurse क्यों बोलते हैं, देखो जरा अभी, नर्स मतलब समवन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर, ठीक है। तो स्पर्म का देखभाल करना, स्पर्म का मैच्योरेशन करना, स्पर्म का डेवलपमेंट करना, वो जो उसको खाना पीना जो लगने वाला है, वो सारा चीज आपका सर्टोली सेल्स ध्यान देता है। सर्टोली सेल्स के आसपास कैन यू सी दिस ग्रीन कलर का थिंग, दैट इज नथिंग बट द स्पर्म बंडल। तो सर्टोली सेल्स के आसपास ही आपको थोड़े से इमेच्योर टाइप के स्पर्म दिख सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अ स्पर्म बंडल। देखो इधर तक समझ में आ रहा है क्या बड़बड़ रहा हूं मैं, ठीक है। स्पर्म बंडल देख लिया। अभी इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, वो दो टीएस है ना, मतलब दो सेक्शंस लिए मैंने, उसके बीच में देखो पिंक कलर का कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ओके। तो पिंक स्ट्रक्चर इन बिटवीन द टीएस, ओके, इन बिटवीन देयर इज अ पिंक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, students, what do you mean by interstitial cells? Interstitial cells are also interstitial cells are also called as, I'll write it once again, interstitial cells। इनको आप और एक इसमें you also call them as Leydig cells, उसको आप बोलते हो Leydig cells। Leydig cells फंक्शन, सर Leydig cell, तुमको मैंने टेस्टोस्टेरोन का बात बताया था, याद है? यस करेक्ट, वो जो टेस्टोस्टेरोन है ना, इनका ही फंक्शन है। सो ये जो Leydig cells होते हैं ना, दे आर गोइंग टू रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। वो फंक्शन किसका रहा, ये एमसीक्यू हो सकता है बच्चों, ये एमसीक्यू हो सकता है। वो फंक्शन किसका रहा भाई साहब, इंटरस्टिशियल सेल्स का, ओके। एंड बिकॉज इट इज गैमेट ना, गैमेट है वो, सो गैमेट का डेवलपमेंट ऑलवेज अकर्स थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ अ टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज अ जर्माइनल एपिथेलियम। ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? जो टिश्यू का डेवलपमेंट, जो गैमेट का डेवलपमेंट है, ठीक है, जो गैमेट का डेवलपमेंट है, that development occurs through a special type of a tissue, and that special type of a tissue is nothing but, yes students, correct, it is called as germinal epithelium। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो इसी के अंदर आपको अलग अलग टाइप के डेवलपमेंटल स्टेजेस भी दिखेंगे स्पर्म के। मतलब क्या सारे स्पर्म्स एक ही डेवलपमेंटल जोन में होंगे, एक ही डेवलपमेंटल स्टेज में होंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सबका डेवलपमेंट बहुत अलग अलग रहेगा, सबका डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट रहेगा। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हिच यू कैन सी इनसाइड द स्पर्म इज, सबसे पहला spermatogonial cell, okay, spermatogonial cell। then you have what is called as the primary spermatocyte,
Okay, then you have what is called as the secondary spermatocyte. Okay, primary spermatocyte हो गया, secondary spermatocyte हो गया. Then you have what is called as spermatid, and then you have what is called as spermatozoa or also called as sperm. अभी ये डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट अकर कैसे हो रहा है, ये सब अपन आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे. पर यहां पर इतना ये समझना है कि एक टेस्टिस के अंदर you will not find all the sperms in the same zone of development. Are you understanding my point? So there are little differences. तो इधर मैंने तुमको बता दिया. अभी स्पर्मेटोगोनियल सेल डिप्लॉयड होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉयड, इसके आगे सारे सेल्स हैप्लॉयड होते हैं. सो जो डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, जो मियोसिस हो रहा है ना, मियोसिस, वो सारा टॉपिक हम लोग किसमें कवर करेंगे, अंडर द टॉपिक ऑफ गैमेटोजेनेसिस. तो बच्चों आज अपन ने थोड़ा सा टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्शन के सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा बात किया, ओवरऑल देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा. मेल के अंदर अपन ने एक टॉपिक ब्रीफली बात किया है, वन इज द टेस्टिस. वी अंडरस्टूड एलएस ऑफ द टेस्टिस, वी अंडरस्टूड टीएस ऑफ द टेस्टिस. टीएस एंड एलएस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए, जो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एकेडमिक्स को लेकर और आपके सीईटी को लेकर. साथ ही साथ यहाँ पे प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने जरूरी. सी अंडरस्टैंड, बायोलॉजी में मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जहाँ पे रोट लर्निंग करिए, मतलब जहाँ पे बाय हार्ट करके सीधा वैसा का वैसा आता पता कुछ नहीं है सब लिख दिया. दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, knowing what it is and then expressing it in your own words, keeping the concepts constant because that is important. concepts अब आपके हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से बदलोगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा. तो मतलब अब आपको आपके कॉन्सेप्ट्स जो रिजिड है उसको कॉन्सेप्ट को फिट करिए. ये लेक्चर की सीरीज आप देखते जाइए. अभी हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया है. आने वाले टाइम में मॉड्यूल्स विल बी बेस्ड ऑन मोर डायग्राम सेंट्रिक, मोर कॉन्सेप्ट सेंट्रिक, ताकि आपको इजी रहे वो समझने के लिए बाद में कि वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर चीजें आपको ही लिखने को आसान हो जाएगी. और कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आ रहे हैं तो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिकॉज कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं, आप बहुत बेटर तरीके से उसको अप्रोच कर पाएंगे. तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो मॉड्यूल, आज का जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा वो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा. अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आपको समझा है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, subscribe to our YouTube channel, and I will see you in the next class. Till then, thank you very much and stay blessed.